हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जिस टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको बताऊंगी मीनिंग ऑफ रिक्रूटमेंट, मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट, इंटरनल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट और डिफरेंस बिटवीन इंटरनल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट एंड एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। स्टार्ट करते हैं मीनिंग के साथ। रिक्रूटमेंट का मतलब होता है इट इज़ द प्रोसेस ऑफ सर्चिंग एंड आइडेंटिफाइंग द प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉय एंड इनकरेजिंग देम टू अप्लाई फॉर जॉब्स। देखिए, रिक्रूटमेंट एक ऐसा प्रोसेस होता है जिससे ऑर्गेनाइजेशन सर्च करती है एम्प्लॉय को और साथ ही साथ प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉय को आइडेंटिफाई करती है। आइडेंटिफाई इसलिए करती है ताकि उन्हें पता चले कि ये पर्टिकुलर एम्प्लॉय इस पर्टिकुलर जॉब के लिए सूटेबल है कि नहीं। ठीक है, इसलिए यहाँ आइडेंटिफाई का भी वर्क चलता है। और इससे क्या होता है कि जो पब्लिक रहते हैं उनको इनकरेजमेंट भी मिलता है। वो खुद को इनकरेज करते हैं ताकि वो इस जॉब के लिए अप्लाई कर पाएँ। जब ऑर्गेनाइजेशन और कंपनीज़ को लगता है कि उन्हें और एम्प्लॉयज़ का रिक्वायरमेंट है या फिर उन्हें और नॉलेजेबल पर्सन्स का रिक्वायर हो रहा है, तब वो रिक्रूटमेंट करती है। तो रिक्रूटमेंट को अगर हम सिंपल वर्ड्स में समझें तो वो ज़रिया जिससे पब्लिक को पता चलता है कि इस पर्टिकुलर कंपनी में वैकेंसीज़ है और हम अप्लाई कर सकते हैं, तो वो जो ज़रिया होता है ना, वही रिक्रूटमेंट होता है। ठीक है, ये बस सिंपल मीनिंग बता रही हूँ आपको समझने के लिए, पर आपको लिखना कुछ इसी टाइप से है कि रिक्रूटमेंट इज़ अ प्रोसेस ऑफ सर्चिंग एंड आइडेंटिफाइंग द प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉय एंड इनकरेजिंग देम टू अप्लाई फॉर जॉब्स। रिक्रूटमेंट का अगर आप मीनिंग भूल जाते हो तो आप हमेशा अपने माइंड में दो वर्ड को याद रखिएगा कि रिक्रूटमेंट में एक होता है सर्चिंग और एक होता है आइडेंटिफाइंग। और ये सर्चिंग हम एम्प्लॉय को करते हैं और आइडेंटिफाइंग भी एम्प्लॉय को ही करते हैं। ठीक है, ताकि वो बेस्ट सूटेबल हो पाए पर्टिकुलर वैकेंसी के लिए, पर्टिकुलर जॉब के लिए। ठीक है, सेकंड है आपका मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट। तो मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट में आपका आता है डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में आपका आ जाता है फील्ड रिक्रूटमेंट, वॉक इन इंटरव्यू और टेली रिक्रूटमेंट और पोस्टर। फील्ड रिक्रूटमेंट में क्या होता है कि रिप्रेजेंटेटिव्स, जो कंपनीज़ के रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, वो मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स को विज़िट करते हैं। वहाँ पे वो जाकर एक ऑन द स्पॉट टेस्ट लेते हैं, इंटरव्यू लेते हैं। जो भी स्टूडेंट्स उस टेस्ट को क्वालिफाई करता है, इंटरव्यू बहुत अच्छे से देता है, उन सारे स्टूडेंट्स को शॉर्ट लिस्टेड किया जाता है और अपॉइंटमेंट के लिए उन्हें बुलाया जाता है। ठीक है, ये बहुत ही कन्वीनियंट मेथड होता है। ठीक है, बस यहाँ पे कॉर्पोरेशन चाहिए उस कंपनी का इंस्टीट्यूशन के साथ। तो ये हो गया आपका फील्ड रिक्रूटमेंट। ठीक है, सेकंड होता है वॉक इन इंटरव्यू। वॉक इन इंटरव्यू में क्या होता है, जो कैंडिडेट्स जॉब के सर्च के लिए हैं उन्हें क्या किया जाता है, एक पर्टिकुलर टाइम दिया जाता है और प्लेस दिया जाता है जहाँ पे उनका इंटरव्यू होगा, उनको इन्फॉर्म किया जाता है और साथ ही साथ टाइम और प्लेस भी बताया जाता है ताकि उन्हें कन्फ्यूजन ना हो और उन्हें अच्छे से पता रहे कि उन्हें इंटरव्यू देने जाना कहाँ है। ठीक है, द इंटरव्यू में भी हेल्ड इन ऑफिस या फिर वो होटल में भी हो सकता है। कैंडिडेट्स वहाँ अपने रिज्यूम और सर्टिफिकेट्स के साथ जाते हैं। ये ऑन द स्पॉट इंटरव्यू होता है और यहाँ पे सिलेक्शन भी ऑन द स्पॉट ही बनाया जाता है। ठीक है, तो ये जनरली कॉल सेंटर्स में, जिन आपको पता होगा कॉल सेंटर्स के लिए जब भी आप जाते हो तो वो आपको ऑन द स्पॉट आपका इंटरव्यू लेते हैं और ऑन द स्पॉट आपको बता भी देते हैं कि आप का सिलेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये हो जाता है आपका वॉक इन इंटरव्यू। थर्ड होता है आपका टेली रिक्रूटमेंट। टेली रिक्रूटमेंट में ये होता है कि हम एक पोटेंशियल कैंडिडेट्स का लिस्ट बनाते हैं। ठीक है, हाँ, जो भी लोग हमारे जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, हम उनमें से कुछ को सेलेक्ट करते हैं और हम उनका एक लिस्ट बनाते हैं और फिर उन्हें फ़ोन कॉल के ज़रिए उनका इंटरव्यू लिया जाता है। ठीक है, हम उनका लिस्ट बनाते हैं जहाँ पे हमें उनसे रिलेटेड सारे इन्फॉर्मेशंस हमारे पास रहता है, उनका नेम, उनका एड्रेस, टेलीफोन नंबर, जो भी इन्फॉर्मेशन जो उनसे रिलेटेड हो वो सब हमारे पास रहता है और ये एक फ़ोन कॉल के ज़रिए होता है। ठीक है, फोर्थ है आपका
पोस्टर रिक्रूटमेंट। पोस्टर रिक्रूटमेंट बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजी है, आपने देखा भी होगा। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस क्या करती है, जब उनको लगता है कि हमें वैकेंसीज निकालना है, हमें और एम्प्लॉयज़ का रिक्वायर हो रहा है, तो वो एक पोस्टर्स क्रिएट करती है और उस पोस्टर को अपने ऑर्गेनाइजेशन के बाहर लगाती है, या फिर उस पोस्टर को पब्लिक प्लेसेस में लगाती है जहाँ जहाँ पे लोग उस पोस्टर को देख पाए। ठीक है, उस पोस्टर में वो सारा इन्फॉर्मेशन लिख देती हैं कि उन्हें क्या चाहिए, कैसे एम्प्लॉयज़ चाहिए, क्वालिफ़िकेशन क्या होना चाहिए, टर्म्स एंड कंडीशन सारे उसमें दिए रहते हैं। तो ये हो गया आपका डायरेक्ट मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट। अब हम देखते हैं इनडायरेक्ट मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट। देखिए, जब इनडायरेक्ट मेथड के बारे में हम बात करते हैं तो जहाँ पे थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हो जाए ना, उसे हम इनडायरेक्ट मेथड कहते हैं। ठीक है, जहाँ पे दो पर्सन्स रहे, बस फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन रहे, वो आपका डायरेक्ट मेथड हो जाता है। और इनडायरेक्ट मेथड जब तीसरा पर्सन आ जाता है, जब हम तीसरे पर्सन के ज़रिए अपना काम करवाते हैं, तो वो हो जाता है इनडायरेक्ट मेथड। तो इनडायरेक्ट मेथड में सबसे पहले आता है आपका एडवर्टाइजमेंट। देखिए, एडवर्टाइजमेंट बहुत ही ईजीएस्ट वे में अगर आपको करना है तो आप एडवर्टाइजमेंट कर सकते हो न्यूज़पेपर में, ठीक है, मैगजीन्स वगैरह में। ठीक है, क्योंकि ये मोस्टली वाइडली अवेलेबल होते हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग न्यूज़पेपर्स लेते हैं और न्यूज़पेपर बहुत चीपेस्ट वे होता है अपने चीज़ों को एडवर्टाइज़ करने के लिए। ठीक है, इससे क्या होता है, लार्ज नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अट्रैक्ट होते हैं और उस जॉब के लिए अप्लाई करते हैं। साथ ही साथ उस एडवर्टाइजमेंट में सारे टर्म्स एंड कंडीशंस दिए जाते हैं। कैंडिडेट्स खुद को इवैल्यूएट करते हैं कि वो उस जॉब के लिए परफेक्ट है या नहीं, और टर्म्स या कंडीशंस उनके क्वालिफ़िकेशंस को मैच कर रही है कि नहीं, ये देख के वो उस जॉब के लिए खुद को अप्लाई करते हैं। ठीक है, ये बहुत ही ईजीएस्ट मेथड होता है। ठीक है, सेकंड होता है आपका प्लेसमेंट एजेंसीज़। प्लेसमेंट एजेंसीज़ में क्या होता है, जो प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज़ होती है ना, वो इंगेज रहती है स्टाफ को रिक्रूट करने में। ठीक है, यहाँ पे प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज है, ये थर्ड पार्टी हो गई। ठीक है, ये इंगेज रहती है लोगों को रिक्रूट करने में। ये एजेंसीज क्या करती है, एडवर्टाइज करती है वैकेंसीज़ को। ठीक है, फिर जिन जो लोग इंटरेस्टेड होते हैं उनसे रिसीव करती है एप्लीकेशन, और फिर एक इंटरव्यू कंडक्ट करती है, और जो लोग उस इंटरव्यू में पास होते हैं उनका एक शॉर्ट लिस्ट, मतलब उनको शॉर्ट लिस्टेड किया जाता है। ठीक है, ये सब किया जाता है ऑन बिहाफ ऑफ एम्प्लॉयर। तो ये यहाँ पे थर्ड पार्टी हो गई। ठीक है, ये डायरेक्टली यहाँ पे वर्क नहीं चल रहा है, यहाँ पे इनडायरेक्टली मेथड के ज़रिए लोगों को रिक्रूट किया जाता है, और ये इस सर्विस को प्रोवाइड करने के लिए थोड़ा फ़ी भी चार्ज करती हैं। ठीक है, और ये एजेंसीज़ बहुत पॉपुलर भी हैं रिक्रूट करने के लिए, मैनेजर और टेक्निकल लोगों को रिक्रूट करने के लिए ये एजेंसीज़ बहुत पॉपुलर भी होती है। थर्ड हो जाता है आपका एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में क्या होता है, कंपनीज़ क्या करती है, अच्छी कंपनीज़ क्या करती है, एक क्लोज रिलेशन मेंटेन करती है अच्छे इंस्टीट्यूट्स के साथ, मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स के साथ, यूनिवर्सिटीज़ के साथ। यहाँ पे वो क्या करती है, ब्रिलियंट स्टूडेंट्स को स्पॉट किया जाता है, जिनका रिज़ल्ट बहुत अच्छा रहता है, जिनका परफॉर्मेंस अपने स्टडीज़ में बहुत अच्छा रहता है, उनको स्पॉट किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे और रिप्रेजेंटेटिव्स जो होते हैं उस कंपनी की, वो एक छोटा सा इंटरव्यू ऑर्गेनाइज करते हैं, जहाँ पे सेलेक्टेड स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं और उनको डायरेक्टली जॉब के लिए ऑफ़र किया जाता है। ठीक है, बहुत सारे अच्छे कॉलेज जैसे आईआईटी हो गया, आईएमएस हो गया। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, लोगों को ऐसे ही, स्टूडेंट्स को ऐसे ही हर ईयर सेलेक्ट किया जाता है। इसको हम कैंपस रिक्रूटमेंट भी बोलते हैं। ठीक है, और फोर्थ हो गया आपका रिकमेंडेशन। रिकमेंडेशन बहुत इजी है समझने के लिए। जब आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करते हो अपने रिलेटिव के ज़रिए या फिर अपने दोस्तों के ज़रिए, वो हो जाता है आपका रिकमेंडेशन, जो कि किसी ने आपको रिकमेंड किया उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन, उस पर्टिकुलर कंपनी को ज्वाइन करने के लिए। तो आई होप आप इनडायरेक्ट मेथड समझ गए होंगे। अब थर्ड में हम बढ़ते हैं। थर्ड है आपका इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। देखिए, इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट का मतलब ये होता है कि आप उस ऑर्गेनाइजेशन में एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय हो। ठीक है, आप पहले से उस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो। ठीक है, और
और उसी ऑर्गेनाइजेशन में अगर उसके कोई ब्रांचेस वगैरह हैं, जब आपको एक पोस्ट से दूसरे पोस्ट की तरफ शिफ्ट किया जाएगा या फिर एक प्लेस से दूसरे प्लेस की तरफ शिफ्ट किया जाता है, उसको हम लोग इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट बोलते हैं। मतलब यहाँ पे जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय है जो ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, हम उन्हीं को एक प्लेस से दूसरी प्लेस की तरफ शिफ्ट करते हैं। यहाँ पे न्यू एम्प्लॉयज़ को हम नहीं लेके आते हैं, एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ से ही हम काम चलाते हैं। ठीक है, तो इंटरनल सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट में आता है आपका ट्रांसफ़र, प्रमोशन और डिमोशन। ट्रांसफ़र क्या होता है? ट्रांसफ़र का मतलब होता है कि जब हम एक एम्प्लॉय को एक प्लेस से दूसरी प्लेस की तरफ शिफ्ट कर देते हैं, ठीक है, उसको हम ट्रांसफ़र बोलते हैं। यहाँ उसके रैंक में कोई चेंजेस नहीं आता है, उसके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं बदलती है, इवन तो उसका पे स्केल भी वही रहता है, पर उसका प्लेस शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, एक प्लेस से वो दूसरी प्लेस की तरफ शिफ्ट हो जाता है, मतलब एक हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होता है उस एम्प्लॉय में। ठीक है, उसको हम ट्रांसफ़र बोलते हैं। और अब सेकंड है आपका प्रमोशन। प्रमोशन में क्या होता है कि एक एम्प्लॉय को जब हम लोअर पोजीशन से हायर पोजीशन की तरफ शिफ्ट करते हैं, उसको हम प्रमोशन बोलते हैं। यहाँ उसका सैलरी में भी इंक्रीमेंट होता है, साथ ही साथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में भी बदलाव आता है, तो इसको हम प्रमोशन बोलते हैं। प्रमोशंस को हम रिवॉर्ड से भी कंसिडर करते हैं, क्योंकि प्रमोशन एक एम्प्लॉय में बहुत ज़्यादा सेल्फ मोटिवेशन भी लेकर आता है। डिमोशन जस्ट ऑपोजिट होता है प्रमोशन का। तो डिमोशन में क्या होता है? डिमोशन जनरली एम्प्लॉयज़ को हमेशा मतलब नहीं दिया जाता है, बहुत रेयर केसेस में उन्हें डिमोट किया जाता है। जब एक ऑर्गेनाइजेशन को लगता है कि ये पर्टिकुलर एम्प्लॉय अच्छे से नहीं काम कर रही है, तो फर्स्ट चीज़ तो वो करते हैं वो है उसे ट्रेनिंग प्रोवाइड करना। अगर वो एक पर्टिकुलर सिचुएशन में अच्छे से काम नहीं कर पाते हैं तो उन्हें ट्रेनिंग दिया जाता है। अगर वो ट्रेनिंग देने के बाद भी अच्छे से वर्कआउट नहीं कर रहे हैं तो उन्हें डिमोट किया जाता है, मतलब उनके पोजीशन को हम लेवल उनका डिक्रीज़ कर देते हैं। ठीक है, तो डिमोशन में क्या होता है कि आप हायर पोजीशन में काम करते हो, आपको लोअर पोस्ट में शिफ्ट किया जाता है। इससे आपका सैलरी जो इंक्रीमेंट रहता है वो भी डिक्रीज़ हो जाता है। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी कम हो जाता है, तो ये होता है डिमोशन। तो जब आपको डिमोट किया जाता है, डिमोशन हो गया आपका, तो वो पर्टिकुलर प्लेस तो वेकेंट हो गया, वहाँ पे तो किसी न किसी एम्प्लॉय को डालना ही पड़ेगा, इसलिए ये भी एक इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट का पार्ट होता है। एक्सटर्नल सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट के बारे में मैंने नहीं लिखा है, क्योंकि वो इनडायरेक्ट मेथड की तरह ही होता है। वहाँ पे आप एडवर्टाइजमेंट, प्लेसमेंट एजेंसीज़, एजुकेशनल एजेंसीज़, रिकमेंडेशंस के बारे में लिख सकते हो। जब एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट का ज़रिया आपसे पूछा जाए व्हाट आर द एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट, तो आप एडवर्टाइजमेंट, प्लेसमेंट एजेंसीज़, रिकमेंडेशन ये लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि एक्सटर्नल सोर्सेज का मतलब हुआ कि वो दूसरा तरीका जिससे आप लोगों को रिक्रूट कर सकते हैं, तो उसमें आप ये चारों पॉइंट लिख सकते हैं। अब हम लास्टली बढ़ते हैं डिफरेंस बिटवीन इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट एंड एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। देखिए, इंटरनल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट में क्या होता है? रिक्रूटमेंट फ्रॉम पर्सन ऑलरेडी वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन। हम यहाँ एक प्लेस से दूसरे प्लेस की तरफ लोगों को शिफ्ट करते हैं, पर उन्हीं लोगों को हम शिफ्ट करते हैं जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, जो हमारी एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय है। हम किसी न्यू एम्प्लॉय को नहीं ले रहे हैं या फिर न्यू एम्प्लॉय का यूज़ यहाँ नहीं कर रहे हैं। जो भी हमारे पास एम्प्लॉय जो पहले से काम कर रही है, हम उन्हीं को एक प्लेस से दूसरी प्लेस में शिफ्ट करते हैं, अगर दूसरे प्लेस में उस एम्प्लॉयज़ का रिक्वायरमेंट हो तो। सेकंड पॉइंट है कि ये लेस कॉस्टली और लेस टाइम कंज्यूमिंग होता है। लेस कॉस्टली इसलिए होता है क्योंकि हमने ऑलरेडी एम्प्लॉय को सेलेक्ट किया है, तभी वो पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रही है, तो हमें सिलेक्शन के पहले जो खर्च करना था वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अब हमारी जो एम्प्लॉय है वो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय है, वो हमारे साथ काम कर रही है। ठीक है, और ये लेस टाइम कंज्यूमिंग भी होता है क्योंकि हम एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय को अच्छी तरीके से जानते हैं, हमें पता है कि उनका परफॉर्मेंस अप्रेजल क्या है, इसलिए ये लेस कॉस्टली भी होता है और लेस टाइम कंज्यूमिंग भी होता है। एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट में हम देखेंगे तो यहाँ पे रिक्रूटमेंट फ्रॉम पर्सन नॉट वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन, ये नॉर्मल पब्लिक के लिए होता है, जहाँ पे न्यू लोग अप्लाई कर सकते हैं पर्टिकुलर जॉब के लिए। यहाँ पे एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय को हम नहीं लेते हैं, इसलिए यहाँ पे मैंने लिखा है कि रिक्रूटमेंट फ्रॉम पर्सन नॉट वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन। हम वैसे पर्सनस को लेते हैं एक प्लेस को फिल करने के लिए जो नए हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन में पहले से काम नहीं कर रहे हैं। और सेकेंड पॉइंट में है मोर कॉस्टली एंड मोर टाइम कंज्यूमिंग।
ये मोर कॉस्टली होता है, क्योंकि जब हम रिक्रूट करते हैं तो हमारे पास बहुत एक पूल ऑफ कैंडिडेट्स रहते हैं। उन सारे कैंडिडेट्स को जिन जिन लोगों ने भी अप्लाई किया है हम सबको नहीं लेते हैं, उसमें से फिर सिलेक्शन किया जाता है। और फिर सिलेक्शन के प्रोसेस में भी बहुत सारे स्टेप्स होता है, जिसमें जो बेस्ट सूटेबल होते हैं उसको हम रखते हैं और जो नहीं सूट कर पाते हैं उनको रिजेक्ट करते हैं। ठीक है, इसलिए ये मोर कॉस्टली भी होता है और मोर टाइम कंज्यूमिंग भी होता है। टाइम कंज्यूमिंग इसलिए होता है क्योंकि अगर कोई प्लेस वेकेंट है किसी भी कंपनी के लिए, तो उस प्लेस में हम वैसे ही लोगों को लेंगे जो जिनका क्वालिफ़िकेशन उस पोस्ट के हिसाब से मैच करे। ठीक है, जो बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल हो हम वैसे ही लोगों को लेंगे, तो ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग भी हो जाता है। तो मैंने इस वीडियो में बस रिक्रूटमेंट को कवर किया है, कमिंग वीडियो में मैं सिलेक्शन को कवर करूँगी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा रिक्रूटमेंट, मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट, सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट और डिफरेंस बिटवीन इंटरनल सोर्स और एक्सटर्नल सोर्स। तो अगर आपको ये हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक माई वीडियो, share and subscribe to my channel. Thank you.